नमस्कार। आप सबके पास एक फ़ोल्डर दे रखा है, मिला होगा आप सब लोगों को। उसमें अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ एडवाइजरीज रखी हैं। हो सकता है आप लोगों ने एडवाइजरी पहले ली हो, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे हो आप में और इम्पैनल हॉस्पिटल्स में जिन्होंने इन एडवाइजरीज़ को बस देखा है और पढ़ा तक नहीं है और समझा तक नहीं है। देखिए, जब एडवाइजरी यहाँ से इशू होती है तो किसी कारण से होती है, कुछ हमें मिला होता है, कुछ ऐसा अलार्मिंग जिसकी वजह से हम आप सबको इन्फॉर्म करते हैं कि भविष्य में अगला क्लेम जो आप ब्लॉक करें उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये एडवाइजरी आपको इसलिए दी गई है, रिटन फॉर्मेट में भी आपको हैंड पकड़ाई गई हैं जिससे कि आप इनको पढ़ें और लागू करें। तो अभी हम आपको जो प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, कुछ हो सकता है आप ही के हॉस्पिटल हों या बाकी इम्पैनल हॉस्पिटल्स हो जिनके द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं और जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। सबसे पहला जो इशू आ रहा है, कोलिजन विद बेनिफिशरी। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासकर मेडिकल कॉलेजेस के साथ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ये बड़ा क्लियर ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि सब्जेक्ट नहीं है आयुष्मान का लाभार्थी, ठीक है। उसको इसलिए मत लेके आइए क्योंकि वो आपको सब्जेक्ट चाहिए। हम जितने मेडिकल कॉलेजेस में विजिट कर रहे हैं, ओपीडी को ज़बरदस्ती आईपीडी बनाया गया है। मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो सकता था, जा सकता था, लेकिन उसको सिर्फ लिटाया गया है क्योंकि आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो बेनिफिशियरी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अप्लाई करिएगा। तो बेनिफिशियरी को सब्जेक्ट की तरह मत देखिए। ओपीडी को आईपीडी कन्वर्ट करके ज़बरदस्ती क्लेम रेज मत करिए, हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आप भी जानते हैं, ये जो हमने आपको गाइडलाइन दी है इसको पढ़िएगा। मिसयूज और अब्यूज ऑफ पैकेजेस, वही हो गया, ओपीडी को आपने आईपीडी बना दिया। मेडिसिन का पैसेज था, आप उसको ज़बरदस्ती सर्जिकल में ब्लॉक करके रखे हुए हैं। जनरल वार्ड में ट्रीट हो सकता था, आपने उसको आईसीयू में लिटाया हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटी मत करिएगा। घोस्ट बिलिंग कर रहे हैं, बेनिफिशियरी को बात कर लिया, खेत वेत उसके कट चुके हैं, खाली बैठा है। ये मैं खासकर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की बात बता रहा हूँ। किसान खाली बैठा है, लाभार्थी खाली बैठा है और चल के हॉस्पिटल में लेट जाओ। तो इस तरह का ट्रेंड हम लोगों ने बहुत देखा है जो इस तरह के हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जहाँ पे बेसिकली आपको सब्जेक्ट चाहिए। डॉक्टर जो एसोसिएटेड है हॉस्पिटल्स के साथ, आपने पेपर पे तो दिखा रखा कि वो हैं, बट एक्चुअली और नंबर ऑफ सर्जरीज भी आप उस डॉक्टर से करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस डॉक्टर को नहीं पता है कि वो आपके हॉस्पिटल में आके इतनी सर्जरी कर रहा है या मेडिसिन के केसेस देख रहा है। ये सिर्फ आपने पेपर में हमें बता रखा है। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसमें हॉस्पिटल्स ने सर्टिफिकेट का मिसयूज़ कर रखा है। किसी और जगह से उनको अरेंज हो गए थे, उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं और उनके नाम पे उनके स्टैम्प बनवा के यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी ना करिए। मॉर्फ कर रहे हैं, हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपके पास नहीं तो आप उसे मॉर्फ करके दे देते हैं। तो आपके यहाँ जो आरोग्य मित्र हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्व आप लोगों को होना है। पूरा का पूरा योजना उनके नाम पे मत कर दीजिए। ये मेडिको का रोल है कि आरोग्य मित्र को ध्यान से देखें, उनके रोल से स्पेसिफाई करिए, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंडेंसी मत रखिए। हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर हम गलती से आपसे कुछ पूछ लें तो आप सीधे एक बात कहते हो, आरोग्य मित्र को बुलाओ, वो बताएगा। आपको क्यों नहीं पता? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं पता है? आप सब कुछ आरोग्य मित्र पर डाल देते हो। तो जो पोर्टल का बैंकिंग फाइनेंशियल डिटेल देता है वो भी लिख दिया करो, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ किसी दिन वो डिटेल भी उसी के नाम पे लिखा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने उसको इतनी राइट्स दे दी हैं। सारे यूज़र आईडी पासवर्ड उसी के पास है, आपका इन्वॉल्वमेंट ही कुछ नहीं है। मॉर्फ करके डॉक्यूमेंट देता है, जब आपका हॉस्पिटल डिपैनल हो जाता है आप कहते हो आरोग्य मित्र ने किया। अब आरोग्य मित्र की गलती हो गई, लेकिन उसी मॉर्फ डॉक्यूमेंट से जब आपके पास लाखों करोड़ रुपए का पेमेंट आ गया था, तब आपने कभी नहीं कहा कि आरोग्य मित्र की गलती थी। उसने आपको लाखों करोड़ रुपए कमवाए भी हैं, लेकिन जब आप पकड़े जाते हो तो सारा ब्लेम आरोग्य मित्र के ऊपर आता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपके पास हमने फिजिकल फॉर्म में भी प्रोवाइड कराई हैं, इनको ज़रूर पढ़िए। पेट स्कैन से जुड़ी हुई है, ये पेट स्कैन भी बड़ा हमारे यहाँ बर्निंग इशू रहा है। एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ ओपन हुआ और 75 जिलों से गाड़ियाँ भेजी जाती थी, वहाँ से उठ के सब ने पेट स्कैन लिखना शुरू कर दिया। अभी तक किसी को नीड नहीं थी पेट स्कैन की। दिसंबर के बाद आप ऐसे कई हॉस्पिटलों ने दूर दूर से, मतलब लखनऊ से अगर देख लें तो 100-150 किलोमीटर से आप लोगों ने पेट स्कैन लखनऊ रेफ़र करना शुरू कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से बचिए। मतलब स्कीम बनाई गई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको समझाने आए कि इसका इस तरह यूज़ कर लो तो आप लोग भी उसमें उसी फ्लो में बहना शुरू कर दें। उसको थोड़ा सा समझिए कि वो मिसयूज़ कर रहा है। उसको नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान उन बाकी हॉस्पिटल को होने वाला है जो
एक सादे पन्ने में अपने लेटर हेड पे पेट स्कैन रेफर किए पड़े थे हर लाभार्थी को, वो आप कर रहे थे, आपके यहाँ का स्टाफ कर रहा था। इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। तो पेट स्कैन का एक हमने आपको एडवाइजरी दी, इसमें उसके रेट रिड्यूस किए गए हैं, 10,450 कर दिए गए हैं। डॉक्टर पेशेंट की फोटोग्राफ मैंडेटरी है, इसका भी आपका एक लेटर हमने आपको दिया है। ये बहुत से हॉस्पिटल अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम क्या समझें कि आपके पास बिना डॉक्टर के आप ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं। किसी को क्या समस्या आ रही है कि अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है मेडिसिन में या सर्जरी में, तो उसकी फोटोग्राफ देने में किसी को क्या समस्या आ रही है? समस्या तभी आ रही है जब वो डॉक्टर एक्चुअल में वहाँ पे है ही नहीं। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटलों को समस्या आ रही है, और बहुत से हॉस्पिटल बंद हो गए, उन्होंने प्रयोग करना ही बंद कर दिया क्योंकि उनके पास एक्चुअल में डॉक्टर थे ही नहीं कभी। हाँ वो है। जियो टैग फोटोग्राफ्स आपसे मांगी गई हैं, जियो टैगिंग की नहीं करके देते हो आप, मॉर्फिंग करते हो उसमें भी, उसकी भी डेट और वगैरह को मॉर्फ करके देते हैं। तो ये सारे काम आपके आरोग्य मित्र मोस्टली कर रहे होंगे, आपके साथ मिल के कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ऊपर हो सकता है जवाब देना हो, केस रिजेक्ट होने वाला है, 2 लाख का केस है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। हमने आपसे कभी नहीं कहा, हो सकता है गलती से आपकी एक फ़ोटो मिस हो गई हो, आप अपने लेटर हेड पे लिख के दो ना कि ये फ़ोटो मैं गलती से आज नहीं ले पाया हूँ, हमारे सर्जन चले गए थे, हम नहीं कर पाए। ये ना करके आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक उसको ढूंढ रखा है जो बैठ के अच्छे से मॉर्फ करेगा, मॉर्फ करके आपको फोटोज़ देगा। तो हमारे पास भी कुछ लोग बैठ रखे हैं ना जो, अच्छा ये ऐसा एविडेंस आप हमें दे रहे हो जिसमें आप कहीं नहीं जा पाओगे। आप खुद हमें एक ऐसा एविडेंस दे रहे हो कि आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है और फॉर्जरी कर रहे हो आप। आपका कोई बनता ही नहीं, कोई क्लेम ही नहीं बनता कि कल को आपको हम डिपेनल कर दें, आप बताओगे क्या हमें कि हमने कैसे किया? तो साफ साफ दिख रहा है ना, आपने मॉर्फ किए हुए डॉक्यूमेंट्स। यूपी मेडिकल काउंसिल के एक हम लोगों ने गाइडलाइन दी थी कि आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं आपके पास हैं, आपका यूपीएमसी से उनका सर्टिफिकेशन होना, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। इसका भी फॉलोअप बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, अभी भी डॉक्यूमेंट्स उनसे सर्जरी करा रहे हैं जिनके पास यूपीएमसी सर्टिफिकेट नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है। आईसीयू गाइडलाइन में आप लोगों से कहा गया है, हम कॉल करते हैं यहाँ पे, लाभार्थी बताता है वो कभी हॉस्पिटल में था ही नहीं या बाहर टहल रहा है, लेकिन आपका टीएमएस पोर्टल बताता है कि वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। हम कॉल करते हैं तो बताता हम खेतों में हैं, अभी तो चले आए थे, घर आए थे, कपड़े लेने आए थे। तो ये कौन सा पेशेंट है जो आईसीयू में होना चाहिए और घर में आया है कपड़े लेने हुए? एडवाइजरी आईसीयू एसडीयू केसेस की, इसमें फोटोज के लिए हमने मांगा है, हर 8 घंटे में फोटोज मांगी हैं। कौन ट्रीटमेंट देगा आईसीयू में, कौन डॉक्टर हमें चाहिए, वो उसकी गाइडलाइन दे रखी है। तो इन सबको पढ़िए ध्यान से और अपने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करिए बाकी जो लोग डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, स्टाफ को, कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और यही बाद में रीज़न बनते हैं क्वेरी का, और फिर फर्दर रिजेक्शन का, और फिर उसके बाद डिम्पैनलमेंट का। मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन के लिए ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। जब भी हम कोई गाइडलाइन इशू करते हैं तो हम आपको लगभग 5-6 दिन का समय देते हैं, और बहुत तरीके से हम अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, वर्कशॉप अरेंज कराते हैं कि उस गाइडलाइन के बारे में बताया जाए। आप लोगों के द्वारा मैक्सिमम उस तरह की वर्कशॉप को इतना लाइटली लिया जाता है। वो वर्कशॉप कौन अटेंड करता है पता है आपके यहाँ से? आरोग्य मित्र। वो आपको कुछ नहीं पता चलता है। तो वो इस तरह की वर्कशॉप जब आपको इन्फॉर्म की जाए, जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाए कि कोई वर्कशॉप है, तो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो उसमें, वो वर्कशॉप में रहे। जब वर्कशॉप वर्चुअल हो रही तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आप बैठ नहीं सकते। 10-12 लोगों को बैठा लिए, जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने लोगों को बैठा लिए, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को रखिए वहाँ पे, सबको पता होना चाहिए कि योजना में क्या चल रहा है। एक को आप दे देते हो, तुम अटेंड कर लो, बस हो गया। वही सर्वा आपने बना के रखा हुआ है। जियोटैग फोटोग्राफ्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, हमने इसमें डायलिसिस के लिए बड़ी क्लियर गाइडलाइन दी है। नेफ्रोलॉजिस्ट वंस अ वीक हमें चाहिए ही चाहिए, जिनके पास भी डायलिसिस यूनिट है। अगर आप वंस अ वीक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं अरेंज कर सकते तो आप डायलिसिस के केसेस मत करिए। ये गाइडलाइन इशू ही है, और ये पहले से भी यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, हम फिर से बस आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। वंस अ वीक नेफ्रोलॉजिस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। और जो भी आप डायलिसिस करेंगे उसमें हमें फोटोग्राफ में 3 लोग चाहिए, बेनिफिशियरी, टेक्नीशियन और ड्यूटी डॉक्टर, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS होनी चाहिए। ये भी बहुत लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप अपने ही केस रिजेक्ट करा रहे हो, हम एक भी केस पास नहीं करने देंगे। कुछ ISAs ने किया है जो आपके केसेस पास किए हैं, वो केस भी रिजेक्ट होगा, इनके ऊपर उसकी 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगी अगर हमें फोटोज में 3 लोग नहीं मिले। मैक्सिमम फोटोज में बेनिफिशियरी और टेक्नीशियन है, डॉक्टर मिसिंग है, डॉक्टर है ही नहीं किसी भी फोटो में। आप डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, हॉस्पिटल में चला रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होना, नेफ्रोलॉजिस्ट तो चलिए हम वंस अ वीक मांग रहे हैं, आपके पास MBBS डॉक्टर तक नहीं देते हो आप।
आप पूरा का पूरा डायलिसिस थ्रू आउट दिन चला लेते हो, एक डॉक्टर MBBS डॉक्टर नहीं देते हो वहाँ पे, कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो क्या वो टेक्नीशियन मैनेज करने वाला है? इनफैक्ट इसका मतलब यही ना कि आपके पास वो डॉक्टर है ही नहीं, इसलिए आप फोटो नहीं दे पा रहे हो। ये हमने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं बेनिफिशियरीज के, जो अप्रोच करते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे कि 10% में हम आपका क्लेम सेटलमेंट करा देंगे। आप यकीन मानिए ऐसे लोगों को हम भी ढूंढ रहे हैं, आपको मिले हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे पास भी क्लेम पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आपको कमिट करता है 4 घंटे और 5 घंटे में और 1 दिन में रिलीज़ करा देगा। हमारे पास ज़रूर उसे रेफर करिए, हम भी अपने क्लेम सेटल उससे करवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं इतनी जल्दी क्लेम निकालने का। वो हो सकता है आपका निकाल दे, और आप में से बहुत लोग इन्वॉल्व हैं उसके साथ, अभी भी उसके साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों के साथ जो 10% दे रहे होंगे, 5% भी दे रहे होंगे। जरा पूछिए कभी उससे, किससे करके कैसे निकाल देता है वो, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे पास तो प्रोसेस फ्लो ऐसा बना हुआ कि हमें ही नहीं पता कि हमारा क्लेम किसके पास है। जैसे सर ने बताया मेडिकल ऑडिटर, उस मेडिकल ऑडिटर को यही नहीं पता होगा कि इन डॉक्टर साहब का क्लेम उसके पास आने वाला है कि उन डॉक्टर साहब का क्लेम उसके पास आने वाला है। वो इतना रैंडम चलता है, टोकन सिस्टम चलता है कि किसी को पता ही नहीं कि वो केस किसके पास जाने वाला। आईएसए के पास 150 डॉक्टर हैं, किसके पास क्लेम जा रहा है आप में से किसी को नहीं पता। आपने तो बस क्या किया, सबमिट किया ना, सबमिट करने के बाद वो कहाँ गया आपको क्या पता। आपके लगता है आईएसए के पास, लेकिन आईएसए के पास भी 150 डॉक्टर हैं, वो 150 डॉक्टर में किसी एक के पास गया होगा। अब अगर इनको करना पड़ेगा, वो जो लड़का आपके साथ आता है उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा उन 150 लोगों के साथ, फिर उसके बाद वो केस हमारे पास आएगा। उनके पास अथॉरिटी नहीं है पेमेंट की, वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं अप्रूवल रिजेक्शन के लिए। वो हमारे पास आता है मेडिकल ऑडिटर के पास, मेडिकल ऑडिटर को भी नहीं पता किस हॉस्पिटल का केस उसके पास आएगा। 15 दिन उसके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का केस भेजते हैं, 15 दिन उसके पास हम बिहार का केस भेजते हैं, 15 दिन बाद हम उसको MP केसेस देते हैं। तो जब उसे पता ही नहीं कि कौन सा केस उसके पास आने वाला है, तो आपको ये जो कमिटमेंट दे रहा है कि मैं 10% या 5% में रिलीज कर दूंगा, कैसे कर सकता है? तो अगर भविष्य में कोई ऐसा आए तो आप हमको जरूर रिकमेंड करिएगा। और दूसरा, ये फीफो ऑर्डर में चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास आज 2.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं, तो 2.5 लाख में अगर आपका 2.5 लाखवें नंबर पे है तो हमें 2.5 लाख क्लियर करने पड़ेंगे, तब हम आप तक पहुंचेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये फीफो ऑर्डर मेंटेन होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उस लड़के को जरूर बताइए जो हमारे लिए सीधे 2.5 लाख वाले पे पहुंच जाके हम आपका क्लेम करते हैं। तो ये सिर्फ फालतू बातें कर रहे हैं जो भी फील्ड पे लड़के हैं। इस तरह का कोई भी कमिटमेंट जो वो आपसे करते हैं तो सब फेक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे मैम ने बताया, हमारे पास जैसे भी बजट का इशू है थोड़ा, ये पेमेंट अचानक आएंगे, ये सब आपको भी पता है कि अचानक आएंगे। और इसी बीच में वो आपसे आके कहेगा मैं पेमेंट करा दूंगा। पेमेंट तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट आपका आएगा, आपका आने ही वाला है ना पेमेंट, आपने क्लेम किए। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप लोग क्लेम का स्टेटस नहीं चेक करते हो। आप क्लेम का स्टेटस चेक करो, हर क्लेम में एक फ्लो बना होता है, वर्क फ्लो होता है। पता है किसी को? हाथ उठाइए जिन जिनको पता है। बहुत कम लोगों को पता है। एक वर्क फ्लो होता है, हर केस का एक वर्क फ्लो होता है कि आपका केस कहाँ फंसा हुआ है, किस जगह पे करंटली है। आप में से कोई नहीं देखते हो। आपके लिए सबसे ईजी है उसको फ़ोन करना कि पैसे नहीं आए, मेरे 1 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, उसको फ़ोन। लेकिन आप क्लेम नहीं देखते हो कि आपका रेडी फॉर पेमेंट रखा हुआ है। आपका हो सकता है 50-60 लाख रुपए पेंडिंग एट ACO, पेंडिंग एट CO, इस लेवल पे रखा हो, पेंडिंग एट बैंक रखा हो, लेकिन आप सीधे उसको ईजी समझते हो उसको फ़ोन करना। आपका रेडी है वो पेमेंट, लगभग 60-70 लाख आपका 1 करोड़ में एकदम रेडी होगा। जैसे बजट की वजह से रुका होगा, किसी और टेक्निकल वजह से रुका होगा, तुरंत आपके पास पेमेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जरा वर्कफ्लो भी खोल के देखना शुरू करिए, वर्कफ्लो को ओपन करिए, वर्कफ्लो को पढ़िए कि क्लेम कितने हैं, कहाँ पे पेंडिंग है आपके। ये जो मैम आपको बता रही थी वो इस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं कि हम आपके सारे काम करवा देंगे। ऑल ISA वर्क हो जाएगा, SHA वर्क हो जाएगा, PBTG हो जाएगा, एड मेंबर हो जाएगा, ऑल वर्क सभी तो दे रखा है, हैंड टू हैंड, हेड टू हेड, हैंड टू हैंड। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा इनसे दूर रहिए। आप अगर इन्हें डिमोटिवेट करोगे तो ये चुप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये और कोई नहीं है, ये मैं फिर बता दूं, ये आप में ही से बैठा हुआ कोई आरोग्य मित्र हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने उसको इतना मजबूत बना दिया है कि वो आपके हॉस्पिटल के बियॉन्ड जाने लगा है। या आप ही के यहाँ का कोई स्टाफ हो सकता है, वो आपका सर्वा बन चुका है, उसे लगता है जब मैं यहाँ का मालिक बन चुका हूँ तो मुझे 2-4 जगह और पकड़ लेनी चाहिए। तो ये वही व्यक्ति है जिसने 6 लोगों को और पकड़ रखा है, और 2 दिन बाद ये एजेंसी बना के आप सबको चलाएगा। और फिर बाद में पकड़ा कैसे जाएगा? आपके हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट और आपके हॉस्पिटल की मोहरें दूसरे हॉस्पिटल में मिलेंगी, और जब हम वहाँ पूछेंगे डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो डॉक्टर और इनका कभी संबंध ही नहीं था। वो पूरा आपका एक एग्रीमेंट भी बना के वहाँ दे आएगा, क्योंकि सारी मोहर तो उसके पास आपने दे रखी है।
वो वहाँ पे मोहर लगा के उन्हीं डॉक्टर के नाम पे वहाँ पे सर्जरी करवा रहा होगा, सारी बीएसटी लिखता है, क्लिनिकल नोट वही बनाता है, जैसा यहाँ बनाया वैसे वहाँ बना देगा, उसको तो टीपना है, बस कॉपी कर देना है, वही ठप्पा लगाना है, वही एक्सरे उसके पास रखा हुआ है। नहीं आइडिया नहीं तो सबको पता है, ये सब जानते हैं। हमें ये आइडिया हम जानबूझ के भी दे रहे हैं, आप करो हम पकड़ें आपको। ये देखिए कुछ फोटोज हैं। अब ये मुझे बताइए ये क्या लगता है, हम अंधे हैं या जिसने अपलोड कराई क्या करना चाह रहा था वो? ये हमने बेनिफिशियरी और डॉक्टर की फोटो मांगी थी। अच्छा फिर से मैं क्लियर कर दूं, हमें ओटी में डॉक्टर की फोटो बहुत मैंडेटरी नहीं है, अगर आप दे रहे हैं मास्क हटा के बहुत अच्छी चीज़ है। हमें पूरी सर्जरी में एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज के बीच में ट्रीटिंग डॉक्टर जो सर्जन होंगे उनके साथ एक फ़ोटो चाहिए। आप बाद में भी दे सकते हो। कुछ लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे नहीं देंगे, मास्क नहीं हटाएंगे, बाकी सारे काम यहाँ हो सकते हैं लेकिन फ़ोटो के लिए मास्क नहीं हटाएंगे। आप ओटी की हालत इतनी गंदी होगी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मास्क नहीं हटाएंगे क्योंकि हाइजीन इशू आ जाता है। तो हम यहाँ की फ़ोटो के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, आप फोटो में बाहर दे दो, रूम में एंट्री करने से पहले दे दो, बाद में दे दो, लेकिन सर्जरी में हमें ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ फ़ोटो चाहिए, ये मत दीजिएगा। इस पे आप क्या क्लेम करोगे हमसे? हम अगर आपको सस्पेंड कर दें या डिपैनल कर दें, आप क्या क्लेम करोगे? आप सब लोग बोलोगे आरोग्य मित्र ने किया, उसी आरोग्य मित्र ने जिसने 1 करोड़ का पेमेंट करा रखा है आप लोगों को। आप लेटर लिख के दोगे एफिडेविट के आरोग्य मित्र को हमने निकाल दिया, तत्काल प्रभाव से उसको निकाल दिया, ये बताते हो आप में। आप डेट्स मॉर्फ हो रही हैं, हमने इस वाले में क्वेरी कर दी कि डेट नहीं है, लो डेट लगा के दे देते हैं, तुरंत डेट लगा के दे दी उसने और दूसरी डेट्स पे दे दी। हर रोज एक ही डॉक्टर एक ही पोज में आते हैं और हर रोज ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। ये देखिए ना, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो? आपने क्यों छोड़ दिया आरोग्य मित्र के ऊपर? 22 को भी है, 23 को भी बिल्कुल सेम पोज सेम सब कुछ, वही जियो टैग के साथ, सबसे चीजें जियो टैगिंग के साथ दे रहे हैं। पॉसिबल है 2 डेट पे जियो टैगिंग सेम पोस्चर के साथ डॉक्टर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये फोटोज आप अपलोड कर रहे हो क्लेम में। ये सुपर फाइन मॉर्फिंग की गई, बहुत बड़ा कोई बंदा हायर किया गया है इसको पकड़ने में। ये फाइनली हमें मैम ने ही पकड़ा था और वो यहाँ से पकड़ा था, ये देखिए ग्रीन कलर का यहाँ दिख रहा है। इतना मॉर्फ नहीं कर पाए थे वो, यहाँ पे दिख रहा है आप सबको ग्रीन कलर का, वो मोबाइल पकड़े हुए हैं। ये इनके ओपीडी की फोटो है, वो यहाँ पे बस कट कॉपी पेस्ट की गई है। इनकी वॉल ग्रीन कलर की थी, यहाँ वाइट थी। इस तरह की 20 फोटोज हैं इनकी, ये भी अपनी ओपीडी में है। अब वो बहुत सलाह दी किसी ने कि आप जाओ ओपीडी में बैठती हैं, वहां से फोटो ले आओ और सारे पेशेंटों को हम बगल में तो बस कॉपी पेस्ट कर ही देंगे। ये हमने मांग ली थी, बेड पे फोटो मांग ली थी तो बना दी उन्होंने तुरंत। ये भी बेड पे फोटो मांगी थी। अच्छा, सबसे अच्छा चीज तो आजकल ये करने लगे हैं, रिपोर्ट्स को मॉर्फ करने लगे हैं। मतलब इससे बियॉन्ड तो अब कुछ नहीं हो सकता कि जितने भी आपकी ये जो डायग्नोसिस रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट होती हैं, इसको भी मॉर्फिंग शुरू हो चुकी है। और ये मैं सिर्फ डेट का, ये तो हमने डेट पे हाईलाइट किया है, जो अंदर का कंटेंट है इसको भी आप मॉर्फ हो रहा है। हॉस्पिटल इसको भी मॉर्फ कर रहे हैं। हमने इस तरह के हॉस्पिटल्स पकड़े हैं और थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े वॉल्यूम में पकड़े हैं। आज से 2022 में किसी लाभार्थी की जो रिपोर्ट थी, जो उसका हेडर था वही सच कॉपी करके बाकी नीचे रोज इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बदलते जा रहे हैं, जिसमें बस उसको इतना समझ में आ गया, इतना करेंगे तो ये एनीमिक वाला दिखा सकते हैं, इतना करेंगे तो डेंगू दिखा सकते हैं, इतना करेंगे तो मलेरिया दिखा सकते हैं। उसको इतनी समझ आ गई आपके बंदे को, जिसने ठेका ले रखा है कि हम अस्पताल चलाएंगे। तो ये मॉर्फिंग शुरू हो चुकी है। इसमें आप किस जगह पे जाके रिलीफ पाओगे? अगर हम आपको सच में एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, आप कहाँ रिलीफ पाओगे? आप लाभार्थी को जबरदस्ती आईसीयू में रखे हुए हो इस रिपोर्ट के बेसिस में, उसको नीड नहीं है। जबरदस्ती उसको एंटीबायोटिक दिए पड़े, उसको नीड नहीं है। आप इन रिपोर्ट के बेसिस पे उसको रखे हुए। ये कुछ रिजल्ट है जो हमने पेनाल्टी इम्पोज की है, 1.81 CR हमने कर दी, कुछ हॉस्पिटल जो सस्पेंड किए हैं। देखिए अभी उस लेवल पे नहीं गया, क्योंकि अभी ये नई एडवाइजरी इशू की गई थी, तो अभी हम लोग आप पे मोस्टली फाइनेंशियल और डिपेनलमेंट और सस्पेंशन में है। ये अगला स्टेप आपके ऊपर सीधे एफआईआर उस पर आ सकता है। तो आप सब लोग ध्यान दें, ये आरोग्य मित्र हो गए या आपके यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व हो, खासकर एजेंसी से अगर कोई इन्वॉल्व है तो थोड़ा उससे दूर रहिए। 2-3 अपने एग्जिस्टिंग, आप सारे बड़े हॉस्पिटल्स हो, 4-5 का स्टाफ ट्रेंड करके रखिए जो आपके यहाँ खुद का हो। आपके पास TMS का ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, BIS का ID पासवर्ड आपका, कोई CUG नंबर होना चाहिए, वो उसका नहीं होना चाहिए। उससे पूछते रहिए कितने आज एप्लीकेशन आपने डाले। सैलरी दे रहे हो आप उसको 10,000 रुपये,
लेकिन आपने उसको पूरा ऑफिस पूरा दे रखा है, पूरा आपने पूरा हॉस्पिटल उसके नाम पे लिखवा रखा है, पता है आपको क्या क्या कर रहा होगा वो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके साथ बैठिए। वो तो अच्छा काम कर रहा है, मैं तो कुछ कहूँगा कि आपका हॉस्पिटल संभाल रखा है, लेकिन उस अच्छा करने में वो ये सारी चीज़ें भी कर दे रहा है। ये मॉर्फिंग क्यों बचा? क्योंकि आप उससे कहते मेरा 1 लाख रुपए कट गया, कौन देगा ये पैसा? तो उसने मॉर्फ करके भेज दिया। अगर वो आप तक आता तो आप कहते कि एक लेटर लिख दो कि हमने गलती हो गई, हम अगली बार से इस तरह नहीं दे दिया करेंगे फोटो, ये वाली फोटो नहीं दे पाए। इसमें हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अब, लेकिन हाँ हर केस में आप डालने लोगों की तो नहीं लेंगे, लेकिन एक्सेप्शनल एक्सेप्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन आईसीएस को भी, हमें मेडिकल ऑडिटर्स को भी मैम की तरफ से, कि इस तरह का 1-2 अगर केस आता है, 7 दिन एडमिट है, 1 दिन फोटो आप नहीं ले पाए, तो इस तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। आप ट्रेंड देख लीजिए, आप सबके हॉस्पिटल को बता रहा हूँ, कोई भी संडे को डॉक्टर नहीं मिलता है। या तो आपने पेशेंट रखना बंद कर दिए, आप रखते हो मंडे टू सैटरडे, संडे हटा देते हो। संडे एक डॉक्टर नहीं आता है, सारी मॉर्फ फोटो मिलेंगी संडेज की। जब ओपीडी नहीं होती तो आप क्यों आएंगे डॉक्टर? सारी मॉर्फिंग करनी पड़ती है आपको संडे के लिए। आपके सारे पेशेंट, आईसीयू के पेशेंट बिना डॉक्टर के रहते हैं मोस्टली संडेज के दिन। दूसरे कौन से? कर लेते हैं। हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट पोर्टल सबको पता है? किसको किसको पता है? हाथ खड़ा करें। देखिए ये भी बहुत कम लोगों को पता है। आपने जब शुरुआत में अप्लाई किया होगा तब इसी पोर्टल का यूज़ किया होगा, हॉस्पिटल इम्पैनल पोर्टल बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। आप सबने इसके थ्रू अप्लाई किया था, ठीक है। hospitals.pmj.gov.in ये पोर्टल का नाम है। अधिकांश लोगों के पास इस पोर्टल का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने उस समय अप्लाई किया था, आपके यहाँ जो था उसका ही मोबाइल नंबर वगैरह पड़ा होगा और आपने उसको छोड़ दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता होगा। तो पहला काम ज़रूर कर लीजिएगा, अगर इसका मोबाइल नंबर या पासवर्ड आपके पास नहीं तो रख लीजिए, और जो सीनियर अथॉरिटी उनके तक नोट करा के रखिए, जिससे कि आप भी कल छोड़ दें या आरोग्य में छोड़ दें तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। इस पोर्टल का यूज़ करके आपने इम्पैनलमेंट कराया होगा, इसी पोर्टल का यूज़ करके आपको अब आपके हॉस्पिटल में अगर कोई एक्टिविटी, कोई फैसिलिटी, मैन पावर, लाइसेंसेस, कोई भी अप्रूवल्स इस तरह के मिलते हैं आपको, सर्टिफिकेट्स, वो आपको एनहांस कराने हैं तो वो आपको यही पोर्टल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें आप देखिए अपडेट एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन दी थी पुरानी, उसी में अगर आप अपडेट कराना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें अपडेट करा सकते हो? हॉस्पिटल का नाम, स्पेशलिटीज़, फाइनेंशियल डिटेल्स, लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट, मैन पावर का इन और आउट कर सकते हो, ऐड कराने तो करा सकते हो, रिमूव करने तो वो आप कर सकते हो। तो इस पोर्टल का भी यूज़ करिए। जैसे मैम ने शुरुआत में कहा कि मिल लिया जाए, ये कर लिया जाए, क्योंकि रीज़न है कि आपको इसके बारे में भी नहीं पता, आप फिर किसी पर निर्भर हो जो कहता मैं कर दूंगा। ये सिंपल सा पोर्टल है, आपको जाना है यहाँ पे, जाके आप यूज़र आईडी पासवर्ड आपका ही, किसी पे निर्भर नहीं होना है, खोलिए, हॉस्पिटल का नाम बदलना है, नाम डालिए, सारा सॉफ्टवेयर आपसे खुद पूछेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्पेशलाइजेशन कोई आपको ऐड करानी है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, स्पेशलाइजेशन जब भी डालिएगा कोई, उससे रिलेटेड अगर कोई वो वार्ड वगैरह का है तो हमें फ़ोटोज़ चाहिए, डॉक्टर की फ़ोटो चाहिए, उनके सर्टिफिकेट्स चाहिए सारे। ये अटैचमेंट में ज़रूर अपलोड करिएगा अगर स्पेशलिटी एनहांसमेंट में आप जा रहे हैं तो, क्योंकि उनसे जब तक क्रॉस चेक नहीं होगा तब तक इम्पैनलमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? किसी को पता है? अब देखिए, डीआईयू के पास नहीं जाती है। और किसी को पता है? नहीं जाती है। और बताइए, किसी को पता है? ये भी नहीं है। और बताइए, ये डिस्ट्रिक्ट इम्पैनलमेंट कमेटी के पास जाती है, डीईसी बोलते हैं उसको। सबसे पहले जब आपने अप्लाई किया था तो ये रिक्वेस्ट जाती है डिस्ट्रिक्ट इम्पैनलमेंट कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन कौन है इसके? डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे ये रिक्वेस्ट, जब आपने इम्पैनलमेंट के लिए भी अप्लाई किया गया था तो डीसी की जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो हमने सीएमओ साहब को दे रखी है, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन है? डीएम साहब। तो वो रिक्वेस्ट जब उनके पास आएगी तो जो आपने अपलोड किया है यही ऑनलाइन फॉर्मेट उनके पास दिखेगा, उनको भी अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लेके इसको खोलना पड़ेगा सेम पोर्टल पे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और ये आपका एप्लीकेशन पूरा खुलेगा।
इस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपके यहाँ कमेटी बनाई गई होगी डीएम सर की अध्यक्षता में, या उन्होंने किसी को नामित कर रखा होगा, मोस्टली सीडीओ सर होंगे या एडीएम सर कोई होंगे, उनको नामित। आपके यहाँ फिजिकल ऑडिट होगी, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट में 3-4 सिग्नेचर होंगे जो अप्रूवल होगा जिसमें डीएम सर का। उसके बाद वो अपलोड की जाएगी डीसी के थ्रू इसी पोर्टल पे आपके हॉस्पिटल के अगेंस्ट, कि वो चाहते कि अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, वो एप्लीकेशन यहाँ आएगी। अगर अप्रूवल होगा तो कहाँ जाएगी? क्या आपका इम्पैनल हो गया, स्पेशलिटी ऐड हो गई? अभी भी नहीं हुई है। डीसी ने रिकमेंड किया है ये रिक्वेस्ट एसएचए को, ठीक है, हमारे पास एसईसी के पास आ गई, स्टेट इम्पैनलमेंट कमेटी का, जिसकी मैम अध्यक्ष हैं। ये रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी और उसमें हमें वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो हम आपसे बता रहे हैं। उसमें हमें रिकमेंडेशन भी चाहिए डिस्ट्रिक्ट का, वो लेटर चाहिए जिसमें 4-5 सिग्नेचर होंगे उस कमेटी के। वो रेकमेंड करेंगे आपका हॉस्पिटल कि क्या ये स्पेशलिटी ऐड कर ली जाए, ये मैन पावर ऐड कर लिया जाए, इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी जिस पे हमें फिर आगे एक्ट करना होता है। तो ये प्रोसेस है, आप अप्लाई करेंगे, डीसी जाएगा, डीसी के बाद एसईसी आएगा। तो इस पर क्लैरिटी रखिए। और ये कोई भी काम आपका वो 10% वाला नहीं कराएगा, ठीक है। ये फिजिकल हैंड ओवर करके देना, ये क्या क्या करना, ये सब नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये ना डीआईयू का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना किसी का, ना वो डीआईयू इसमें मेंबर भी नहीं है, उसके हाथ में भी नहीं है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस बना हुआ है, इसमें आपको अप्लाई करना है और आपका अप्रूवल इस तरह होगा। अच्छा, इस बीच आप लोगों को ये नया टॉपिक है बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन। ये आप सब लोग हाथ खड़ा करें, कौन कौन अपने हॉस्पिटल में कर रहा है। कार्ड का चेक करते हैं ना, कार्ड को चेक करना होता है। हाँ, तो ये कार्ड जो चेक करना है ये मैंडेटरी है, और ये इकलौता स्टेट है पूरे देश में जहाँ पे कार्ड चेक होता है प्री ऑथ से पहले। ये एक नई एक्टिविटी है जो हमें करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूम आपका भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा बाकी लोगों का भी होता है, क्योंकि आप तो चेक कर रहे हो, उसके बाद आईएसओ को भी चेक करना पड़ता है, फिर एसएचओ को भी चेक करना पड़ता है। तो कार्ड बिना चेक किए ट्रीटमेंट नहीं देना है। आप कोशिश करिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप उसमें टीएमएस में एंट्री भी मत करो। आप हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन से पहले, मतलब इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन से पहले उस कार्ड को ज़रूर चेक कर लो, ठीक है। चेक करने के 2 बड़े अच्छे स्टेप हैं, मतलब सिंपल स्टेप हैं। देखिए, ये 5 लाख का लाभ किसको दिया गया? परिवार में हर व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं, फैमिली को दिया गया। ये सब क्लियर है ना, फैमिली को दिया गया है। तो इसमें 2 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी उस लाभार्थी को, जो आपके सामने आएगा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ और फैमिली प्रूफ। ये 2 उसको प्रूफ करना ही पड़ेगा। एक, उसे साबित करना पड़ेगा मैं अमरेंद्र सिंह हूं, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं अमरेंद्र सिंह हूं। वो मैं किससे करूंगा? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इन सब से साबित कर सकता हूं। ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ है। लेकिन अब मुझे साबित करना है कि जिस परिवार के लिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि इस परिवार का मैं हिस्सा हूं, मुझे वो भी साबित करना पड़ेगा कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। तो मुझे कोई राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर कार्ड, या मुझे अपने परिवार के सदस्यों के 2-3 आधार कार्ड देने पड़ेंगे, जिससे साबित हो पाए कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं और हर कार्ड पे करेंगे, हर क्लेम पे करेंगे। बिना इसके किए हुए हम परमिशन नहीं देते हैं आपको प्री ऑथ करने की। और बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है आईएसए को, जब आप कार्ड इस तरह चेक करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने होते हैं, जिससे कि हमारे पास जो आईएसए की टीम है ये भी चेक कर पाए। और चेक करने पे हम आपको क्लियरली लिख के देते हैं प्री ऑथ अप्रूवल पे, ये कार्ड ओके है, जेन्युइन है। और ये लिख के देते हैं ये कार्ड ओके नहीं है, ये स्कीम की गाइडलाइन के विरुद्ध बना हुआ है, इसलिए इसको डिसेबल किया जाएगा। तो ये भी हम आपको प्री ऑथ में लिख के देते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं, प्री ऑथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारी तरफ से आपको एश्योरेंस दिया जा रहा है कार्ड ओके है, प्रोसीड करिए, इसका टीएमएस ब्लॉक करिए, ठीक है। तो ये कार्ड आप सब लोगों को चेक करना है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार का यूज करना है, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, जिससे भी आप देख लें कि ये इंडिविजुअलिटी अपनी प्रूफ कर दें। इस तरह का राशन कार्ड आपको देंगे लोग। जब डॉक्टर की फोटो मॉर्फ हो जा रही है तो ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी बड़े अच्छा आसानी से मॉर्फ हो जा रहा है। तो आपको सबसे पहले जाना है पोर्टल पे, ये मैं फैमिली इस्टेब्लिश करने के लिए, फैमिली का पार्ट है कि नहीं उसके लिए आपको nfsa.gov.in में जाना है। यहाँ पे gov मिसिंग है, nfsa.gov.in इस पोर्टल पे जाना है। आपको लाभार्थी से सिर्फ राशन कार्ड नंबर लेना है, उससे राशन कार्ड मत मांगिए। कई बार लाभार्थी कहता है मैं राशन कार्ड लेके थोड़ी टहलूंगा, और सही कह रहा है, कहीं इलाज कराने जाएगा राशन कार्ड थोड़ी लेके। घर में फ़ोन करे, 12 डिजिट का राशन कार्ड नंबर फ़ोन पे पूछ लीजिए। nfsa.gov.in के पोर्टल पे जाइए, सिटीजन कॉर्नर करके एक टैब है, उस पर क्लिक करिए। नो योर राशन कार्ड करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद राशन कार्ड नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, क्लिक करिए, पूरा राशन कार्ड आपके सामने खुल जाएगा। जिसको वो एडिट नहीं कर सकता, आप यही देखेंगे कि जो वो हाथ में लेके आया अपने साथ पेपर पे, उस पर 20 लोगों के नाम लिखे होंगे, लेकिन जब आप इस पर खोलोगे तो सिर्फ 4 लोगों के नाम लिखे होंगे।
तो आपको ये राशन कार्ड यहाँ से खोलना है, ठीक है। ये मॉर्फ वाले डॉक्यूमेंट आप यहाँ से खत्म कर दोगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि मॉर्फ करना ही नहीं है। कई बार आपके हॉस्पिटल से जो टीएमएस में हम लोग मानते हैं ऐसे राशन कार्ड मांगता है, आप इस तरह का राशन कार्ड भेजते हो, उस पर उसका नाम लिखा रहता है, लेकिन जब ये पोर्टल से चेक करते हैं तो वो नाम मिसिंग होगा और आपको लिखा जाता है कि कार्ड स्कीम की गाइडलाइन के अगेंस्ट बना हुआ है। फिर आपको भी लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये वो इस वजह से है क्योंकि इस पोर्टल में चेक करते हैं, अगर इसमें नाम नहीं है तो हम आगे उसको नहीं देंगे। कई बार हो सकता है कि वो राशन कार्ड एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो यहाँ पे, तब आपको 2-3 राशन आधार कार्ड देने परिवार के, उनसे कहिए व्हाट्सएप पे मंगा लें। BIS पोर्टल में आपने खोला, 5 नाम थे, वही 5 नाम आपके इस राशन कार्ड में होने चाहिए, फैमिली स्टैब्लिश हो गई। मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है, मेरा BIS पोर्टल में नाम आएगा, beneficiary.gov.in में मेरा नाम आएगा, मुझे उसी से जुड़ा हुआ एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है और एक राशन कार्ड देना है। तो आपको मैच क्या कराना है, अमरेंद्र सिंह है राशन कार्ड में कि नहीं, और राशन कार्ड में 2-4 जो नाम दे रखे हैं वही BIS पोर्टल में दिख रहे हैं कि नहीं, स्टैब्लिश हो गया कि मैं उसी परिवार का हिस्सा हूँ। तो बस ये आपको स्टैब्लिश करवाना है। PM लेटर है, ये भी बहुत ज़्यादा मॉर्फ हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5-6 नाम लिखे हुए हैं, इसमें नाम बढ़ा दिए जाते हैं, पूरा का पूरा नाम डिलीट कर दिए थे, सारे के सारे नाम हटा के नए नाम लगा दिए जाते हैं। आप ये फ़ॉन्ट से पहचान जाएंगे, जब पहचान जाए तो ISA को आप बताइए कि ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनका कार्ड ब्लॉक किया जाएगा, ये हाईलाइट किया जाता है इस तरह के लेटर्स कि कहीं और जाके यूज़ ना कर ले। ये क्लियर हो गया, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन करने में किसी कोई समस्या तो नहीं है। आप 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। देखिए वो लाने में भी उसको समस्या होगी, परिवार के 1 सदस्यों के 2 सदस्यों के लेके आ गया। नहीं, हमें 6 के नहीं चाहिए, बिल्कुल 2-3 के अगर मिल जा रहे तो भी होगा, हमने सबके नहीं कहे, हमने तो बस उसको डराने के लिए कहा है, अगर वो होगा तो देगा, वरना वो आपके रिसेप्शन से भाग जाएगा। जैसे ही आप उससे कहोगे आधार लाओ, और आपको बोलना है विनीता और सुनीता और मगन के आधार कार्ड लेके आओ, क्योंकि अब उसे नहीं पता है कि ये विनीता सुनीता मगन है कौन, क्योंकि वो तो किसी और फैमिली में जुड़ा हुआ है। नहीं देखिए, मना करिए, कह दें देखिए नियम है, करना पड़ेगा, हम किसी को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि बिल्कुल आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप 100 क्लेम करिए, इसमें से 50 रिजेक्ट हो जाए, या 50 करिए जो 50 बिल्कुल आप अपना फायदा देखो ना, आप 100 क्लेम करोगे जिसमें से 50 गलत होंगे, जिसमें से अल्टीमेटली 85 का रिजल्ट निकलेगा। 50 में आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, आपके स्टाफ ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, 50 के आपको मिलना है तो आप 50 ही ठीक ठाक करो। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ा क्लियर कहलवा दीजिए, आपके पूरे स्टाफ को पता है, ये जिम्मेदारी मत लीजिए कि मैं कार्ड बनवा दूंगा। ये बहुत से ज़्यादा आरोग्य में तो हॉस्पिटल ने जिम्मेदारी ले ली है कि हम कार्ड ज़रूर आपका बनवा देंगे, तो ये थोड़ा ख़त्म कर दीजिए। बड़े क्लियर लाइन है, अगर नाम होगा डेटाबेस में खुलेगा तो कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, बाहर जाओ। अब आजकल लोग एड्रेस देने लगे हैं, वो बाहर चले जाओ, CSC केंद्र है वहाँ से बन जाएगा। क्यों बता रहे हो यार, आपका ही हॉस्पिटल फंसने वाला है। देखिए हम हॉस्पिटल को नहीं छोड़ेंगे, जब हम इस तरह के फर्जी कार्ड पकड़ेंगे और एक वॉल्यूम में किसी एक ही हॉस्पिटल में जा रहे होंगे तो बट ऑब्वियस है कि हॉस्पिटल इन्वॉल्व है उसके साथ। मैं लखनऊ का एग्जांपल बता रहा हूँ, 18 डायलिसिस केसेस में 17 पेशेंट फर्जी थे और सब एक जगह से बनवा रहे थे। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे उसको डायरेक्शन दिया जाता था, फला आदमी से जाके कार्ड बनवा लो, और फर्जी कार्ड हमने इसी तरह पकड़े, 17 के 17 कार्ड, 18 में 17 फर्जी कार्ड थे। तो ये देखिए, आप देखिए हम भी एफर्ट डाल रहे हैं ना, आपको लिख के दे रहे हैं प्री ऑथ में, ये कार्ड जेन्युइन है, आप चेक कर रहे हो, उसके बाद हमारे यहाँ भी चेक हो रहा है। तो जब हम ये कर रहे हैं, आप जैसे मैम ने कहा कि जब आपकी श्योरिटी हो गई ना, हम पेमेंट तक ले जाएंगे, आप भी जेन्युइन काम करो, फर्जी वाले आ रहे हैं उनको भगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है पोर्टेबिलिटी क्लेम्स। ये जो नेबरिंग बाकी स्टेट्स के साथ बॉर्डर में डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या हॉस्पिटल्स होंगे, उनके साथ सबसे बड़ा इशू आ रहा होगा पोर्टेबिलिटी केसेस, जो अदर दूसरे प्रदेशों के बेनिफिशियरी आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो इस तरह के केसेस को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये डाउनलोड करने में, उसमें फॉलोअप भी करने में, क्योंकि अदर स्टेट में फॉलोअप होंगे। ये क्लेम वो स्टेट देगा जहाँ का वो बेनिफिशियरी है, वो डायरेक्ट उस स्टेट से पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। तो आपको थोड़ा सा 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इस तरह के जो क्वेश्चन टाइम का रिकॉर्ड ज़रूर से अलग से मेंटेन करिए, और उनका स्टेटस क्या है, उनका क्लेम स्टेटस पेड में आया कि नहीं आया, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वो कन्वर्ट होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। तीसरा,
इसका टैट 30 दिन का है, जो भारत सरकार की तरफ से NHA की तरफ से डिफाइन किया गया है। 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट हो जाना चाहिए पोर्टेबिलिटी केसेस का। लेकिन आप ये 45 डेज तक वेट करने के बाद एटलीस्ट ये हमें मेल के थ्रू बता दीजिए। ये हमारी मेल आईडीज़ हैं, इस पर आप बता सकते हैं कि ये हमारे इतने केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, क्योंकि हमें भी ये अदर स्टेट को बस इन्फॉर्म करना होगा कि ये पेमेंट इतने हमारे ड्यू हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रायोरिटी दी जाती है। अदर स्टेट के क्लेम थोड़ा सा पहले प्रायोरिटी देते हैं, जिससे कि छवि हमारी अच्छी रहे अन्य स्टेट के अस्पतालों में कि हमारा पेमेंट ईजिली आ रहा है। तो हमारे यहाँ मेडिकल ऑडिटर्स और ISA के डॉक्टर्स को डिवाइड किया गया है कि ये TA पोर्टेबिलिटी के ही केसेस देखेंगे। तो इस तरह आप भी थोड़ा मेंटेन करिए। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से पेमेंट ना आ रहा हो, तो आप ये डिटेल हमसे ज़रूर शेयर करिए, हॉस्पिटल का नाम लिखते हुए। और डेट जो 45 डेज आप कैलकुलेट करेंगे, वो लास्ट क्वेरी जो आपने जवाब दिया है उससे करिएगा। आपने जब डिस्चार्ज किया उससे नहीं करना है, जो क्वेरी कर रहे हैं आपके पास, जो आपने जवाब दिया उससे करिए। ईमेल आईडी लिख ली सबने? क्लेम रिजेक्शन और रिवोकेशन, ये कॉमन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके क्लेम रिजेक्ट होते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक ये कितने साल हो गए योजना को? आप सबको भी लगभग 5 से 6 साल हो गए होंगे। मुझे जरा ये बताइए कि आपके एक हॉस्पिटल में मैक्सिमम कितनी स्पेशलिटीज़ में केस ब्लॉक होते होंगे? मतलब कितने प्रोसीजर ब्लॉक होते होंगे? अभी तक आपने कितने किए होंगे? 20 या 30 स्पेशल, मैक्सिमम इतना ही होगा ना। तो क्या 6 साल में अभी तक आप बैठ के ये नहीं डिफाइन पाए कि ये 25 केसेस में मुझे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं? ये मेहनत आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हर रोज़ क्वेरी पा रहे हैं, हर रोज़ वही चीज़ हो रही है, आपकी चेकलिस्ट क्यों नहीं बनी हुई है? हार्निया का केस होगा, मुझे प्री-ऑथ में ये 2 चीज़ें डालनी हैं, क्लेम के टाइम में ये 4 चीज़ें डालनी, ये लिख के आरोग्य मित्र को देने में क्या समस्या है? या आरोग्य मित्र जो यहाँ पे बैठे हैं उनको ये चीज़ करने में क्या दिक्कत है? इतना टाइम जो कंज्यूम कर रहे हो, आपने एक आधा अधूरा डॉक्यूमेंट डाल के क्लेम अपलोड, किसने आपसे कहा है कि इतनी जल्दी कर दीजिए भाई? जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, घर चला गया है, इसका मतलब सारे डॉक्यूमेंट तो आ गए ना आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट बचा हुआ है? लगभग सारे आ गए। HPP छोड़ दे तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, उसकी भी रसीद आ जाती है। तो जब सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो क्यों चाहते हो कि पहले ISA आपके पास क्वेरी करे, फिर आप उसका रिप्लाई करो, फिर वो क्वेरी करे, फिर रिप्लाई करो? 25 ही प्रोसीजर करते होंगे, कुछ हॉस्पिटल तो 5 ही करते होंगे। तो आप एक गाइड अपना खुद एक चेकलिस्ट बना के क्यों नहीं रख रहे हैं? आप सबके पास एक गाइडलाइन क्यों नहीं है कि 5 प्रोसीजर प्री-ऑथ में ये 3 डॉक्यूमेंट जब तक नहीं होंगे केस प्री-ऑथ नहीं रेज करेंगे, क्लेम में जब तक ये 6 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे प्री-ऑथ क्लेम रेज नहीं करेंगे? इसमें क्या समस्या आ रही है? अच्छा, इतनी भी जल्दी कौन है कि फाइल नेम का नाम क्या रखते हो आप? 1 2 3 4 USG और लाभार्थी का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 लिख रहे हो, सारी फाइल का नाम 1 2 3 4, फिर दूसरी वाले का 1 2 3 4 5 x.com, इस तरह करके आप नाम दे रहे हो। फाइल नाम लिखने में क्या समस्या है? फाइल के नाम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? ये तो आरोग्य मित्र का ही रोल है ना, बताइए ना कि सही से फाइल नेम लिखें। एक फोल्डर बनाइए लाभार्थी का, उससे जुड़े हुए सारे फाइल रखिए, उसकी USG हो गई, एक्सरे हो गए, एक्सरे में लिखिए एक्सरे और उसका नाम लिखिए लाभार्थी का, इस तरह अपलोड करिए। नॉन रीडेबल ही नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन कर रहे हैं। स्कैनर दिलाइए अपने आप हॉस्पिटल में रखिए, अगर मोबाइल से कर रहा है तो स्कैनर होना चाहिए। जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 100 बेड के ऊपर हॉस्पिटल है, आपके पास प्रॉपर स्कैनर होना चाहिए जिसमें स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड हो। अब पहली क्वेरी यही आ रही है कि डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं है। देखिए, इसमें टाइम दोनों का किल हो रहा है, आपका भी हो रहा है, ISA का भी हो रहा है। वो आप आपस में बात की, इससे में इतने में एक क्लेम पास हो चुका होता। इनकम्प्लीट डिस्चार्ज समरी, डिफरेंस इन डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, TMS में डेट लिख रहे हो, आज की डॉक्यूमेंट में कोई और डेट पड़ी हुई है, फिर हम आपको क्वेरी करेंगे, फिर आप एक एक्सप्लेनेशन लिख के भेजोगे। सेम क्लेम इज मल्टीपल टाइम्स, जब भी क्वेरी करेंगे आप एक ही डॉक्यूमेंट भेज दे रहे हैं, क्योंकि आपने फोल्डर नहीं बनाया या तो आपके पास नहीं है, आप स्कैन ही नहीं करना चाह रहे हो। डॉक्यूमेंट विदाउट स्टैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डॉक्यूमेंट, ये जो OT नोट आपके बन रहे हैं एनेस्थीसिया के जो हैं या सर्जन के सिग्नेचर्स क्यों नहीं होते हैं? इसमें आपके हॉस्पिटल का स्टैम्प थोड़ी चाहिए हमें, इसमें ट्रीटिंग डॉक्टर का स्टैम्प लगना चाहिए, उसके साइन होने चाहिए, उनके सिग्नेचर क्यों मिसिंग होते हैं? ये बड़ी कॉमन क्वेरी है जो आपके यहाँ पे दी जाती है, लेकिन इसका रिप्लाई कुछ नहीं आता है। डिले रिप्लाई, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग 2-2 साल तक रिप्लाई नहीं करते हैं, NA लिखते हैं। अगर रिमार्क में आप कुछ नहीं लिखोगे, अच्छा मैंने आपसे यहाँ पे, अगर ISA ने आपसे कहा कि काइंडली अपलोड USG रिपोर्ट, उसने लिखा ना वहाँ पे, तो आपका काम क्या होना चाहिए? रिपोर्ट अपलोड करेंगे और लिखेंगे ना कि रिपोर्ट हमने अपलोड कर दी, तो ये लिखने में क्या दिक्कत है?
ज़रा सी चीज़ लिखनी है कि रीएसजी रिपोर्ट अपलोड कर दी और फाइल का नाम भी बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है 30-35 आपने अटैचमेंट डाले हों, ढूंढने में दिक्कत हो, तो फाइल का नाम भी लिख दीजिए। रिमार्क में लिखते क्यों नहीं है? कौन सी जल्दी है कि रिमार्क में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है? अभी हम मैंडेटरी कराएंगे फिर इस चीज़ को, फिर आपको लिखना पड़ेगा, उसमें उटपटांग चीज़ें लिखना शुरू होंगे। आप जिस भी भाषा आपको आती है उस भाषा में वहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन आप बता तो दीजिए कि आपने यूएसजी रिपोर्ट इस डेट पे इस फाइल नेम के साथ अपलोड कर दी। तो आईएसए के लिए क्या होगा, उसको 30 डॉक्यूमेंट फिर से नहीं खोलने हैं, सीधे जो आपने फाइल नेम देखा है उसमें गया, क्लिक किया, यूएसजी रिपोर्ट मिल गई। पैकेज का सिलेक्शन गलत कर रहे हैं। अच्छा, पैकेज अगर आपको पता करने हैं कि सही है कि गलत, तो किससे पूछेंगे? ठीक है, ट्रीटिंग डॉक्टर से। ट्रीटिंग डॉक्टर ने तो आपको बता ही दिया ये करना है। अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो आप कहाँ पूछेंगे? हर एक के पास आईएसएस का एक ग्रुप बना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा सबका डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें आईएसए के लोग भी होंगे, उनके डॉक्टर्स भी होंगे। आप उसमें डाल के पूछिए कि मेरे यहाँ पेशेंट ऐसा आया है, मुझे ये पैकेज ब्लॉक करना है कि ये पैकेज ब्लॉक करना है, तो उससे पूछ लिए। उस 10% वाले से मत पूछिए, आप उस ग्रुप में डालिए और पूछिए। अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो जाके ऐड हो। जनपद का एक ग्रुप बना होगा, उसमें आईएसए के होंगे, सीएमओ ऑफिस से होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होंगे। उसमें आप लिखिए कि मुझे ये 2 प्रोसीजर में कंफ्यूजन है, इसमें मुझे किस में ऐड करना है, कौन सा प्रोसीजर लेना चाहिए। 2 साल बाद देखिए रिप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी कमेंट नहीं डाले हैं। 6 महीने बाद आप रिप्लाई करोगे तो आपका वैसे ही ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सबको पता है आपको? अगर क्वेरी का रिप्लाई या आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 6 महीने बाद तो वैसे ही आपका रिजेक्शन हो रहा है। ये क्लेम आप लेके बैठे हुए हो, और जब रिप्लाई भी कर रहे हो तो एनए मतलब अगर आप कोई कमेंट नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट एनए लिख के आएगा। सीपीडी ने इतना ढेर सारा लिखा, आपने कुछ नहीं लिखा। अनस्पेसिफाइड में बुक कर रहे हो लेकिन वो पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है। यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आपको कंफ्यूजन है तो अनस्पेसिफाइड में क्यों जा रहे हो? आप पूछ लो, सकता है उसका पैकेज हो, क्योंकि अनस्पेसिफाइड में डाल दोगे, जैसा अभी आपको सर ने बताया कि उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप टीएमएस में बुक करोगे, फिर 1 लाख के अंदर होगा तो उसकी एक फाइल मूवमेंट होता है, फिर मेडिकल कमेटी में जाता है, फिर आपने जो रेट बोले हैं उस पर अप्रूवल होता है, फिर मैम का अप्रूवल होता है, फिर हम टीएमएस के थ्रू आपको अप्रूवल देते हैं। तो लंबा प्रोसेस है। तो आप क्लैरिटी ले लो ना कि अगर ये प्रोसीजर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको आईएसए बता देगा कि अवेलेबल, आप इसको ब्लॉक करो। आप अनस्पेसिफाइड में चले जाते हैं। मिसमैच डायग्नोसिस और पैकेज का सिलेक्शन, डायग्नोसिस कुछ और बना है, पैकेज कुछ और आप सिलेक्ट कर रहे हो। रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, मांग कुछ रहे हैं, कुछ और अपलोड करते चले जा रहे हो। पढ़ना नहीं है। यहाँ मैं सारे आरोग्य मित्र जितने भी होंगे, जितने मेडिको, उनसे कहूँगा कि भाई ये क्वेरी आप दिखा लिया करो किसी मेडिको को। हो सकता है आपको ना पता हो, मेडिकल टर्म्स आपको ना पता हो, मुझे नहीं पता है, तो मैं भी जाके किसी से पूछूंगा ना कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं। आप खुद डॉक्टर क्यों बन गए हो? और आरोग्य मित्र को बताइए कि वो डॉक्टर नहीं है। ये बड़ा क्लियर करिए। आपके हर किन किन हॉस्पिटल में मेडिको आइडेंटिफाइड है योजना के लिए? नोडल ऑफिसर एक मेडिको बनने हैं, हाथ खड़ा करिए। किस किस हॉस्पिटल मेडिको आइडेंटिफाइड है? देखिए 4-5 लोग हैं आपके यहाँ पे। मेडिकल बंदा आइडेंटिफाई होना चाहिए जो आरोग्य मित्र को असिस्ट करेगा। आरोग्य मित्र का काम सिर्फ नॉन मेडिको एक्टिविटी के लिए है, उसको डॉक्टर मत बना दीजिए। फिर वो इसी तरह की फोटो अपलोड करा, इसी तरह कमेंट डालेगा और फिर आपके केसेस रिजेक्ट होंगे। पैकेज और ब्लॉक करना है, कुछ और कर रहे हैं, ये भी वही हो गया। अब हम इनसे मांग रहे थे फोटो। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमने हॉस्पिटल का नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया है। हम बार बार कह रहे हैं आप हमें फोटो दे दीजिए। अब यहाँ फिर देखिए सैटरडे संडे वाला कुछ आ गया, 15 अगस्त आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, तो हमें वही वाली फोटो चलानी पड़ेगी। लेकिन डेट हर रोज बदल रही, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, कपड़े भी नहीं बदलने। मैं आज आ गए हैं हम 14 तारीख को, पूरा 16 तारीख तक की फोटोज ले लो हमसे आज ही। तो इस तरह की फोटोज अपलोड हो रही हैं। हमने क्यों मांगी थी फोटोज? हमें पता था आपका भी काम बढ़ रहा है, हमारा भी काम बढ़ रहा है। ये कोई देख ही रहा होगा ना, ये काम बढ़ाना हमारा आपका। क्या कहेंगे, आप डॉक्टर लाए थे क्या इस दिन यहाँ पे? लेकिन आपने क्लेम पूरा किया है। 11,000 रुपए का इंसेंटिव के साथ आईसीयू का क्लेम सबको करना है, या 2100 रुपए का जनरल वार्ड का क्लेम। सब क्यों किया आपने क्लेम जब आपके पास डॉक्टर नहीं था? आप लिख देते मेरे पास डॉक्टर नहीं था, मैंने नहीं किया इस दिन का क्लेम। आप लिखो ना कि 2 दिन का मुझे मत दीजिए। फिर आप लोग एक बड़ा अच्छा सा नैरेटिव बना रखा है, मांगते 6 दिन का आईसीयू है, मिलता 2 दिन का अप्रूवल है। ये सबके साथ समस्या होगी कि 6 दिन का आपने रिक्वेस्ट की लेकिन हम देते हैं 2 या 3 दिन का। इसीलिए देते हैं ना, आप डॉक्टर नहीं ला पा रहे हो, डॉक्टर नहीं देते हो, बाकी जो इश्यूज बताया वो सब नहीं करते हो। आप कहो तभी तो आप हमसे बाद में आके कह पाओगे ना कि हमने फोटोज दी, सब कुछ दिया, हमारा केस क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इस तरह रिजेक्ट होता है। लेकिन ये चीजें आप नहीं बताओगे कि 3 दिन मैंने एक ही डॉक्टर को खड़ा करके वो फोटोज दे दी थी, ये कोई नहीं बताएगा आगे। ये डायलिसिस का केस,
2 राउंड ऑफ मीटिंग करा चुके हैं, वर्चुअल मीटिंग करा चुके हैं, लेटर पहुंचा चुके हैं, इंश्योर करा चुके हैं, हर डॉक्टर को पता चल जाए कि हॉस्पिटल को कि हमें डायलिसिस में टेक्नीशियन के साथ एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, नहीं मिल रहा हमें। अब ये केस रिजेक्ट होगा, फिर आप इधर से उधर, फिर वो 10% वाला भी जाग जाएगा कि उसके पास चलते हैं, वो मदद कर देगा। तो कहाँ से हम इसका पेमेंट दे दें? आपके पास गाइडलाइन है, बिना डॉक्टर के क्यों कर रहे हो डायलिसिस? मत करो ना, हमने तो मना किया ना आपको। इसका मतलब आप बेनिफिशियरी को क्या है, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो क्या होगा? बिना स्टैंप के आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, सर्जन के स्टैंप नहीं है, एसएडी के स्टैंप नहीं है। देखो उसको आप दोगे तो हम उसको फोन करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप गए भी थे वहां कि नहीं, तो बताता हम तो गए नहीं, हम तो 2 जिले छोड़ के रहते हैं, लेकिन हो सकता है उसके स्टैंप यूज हो रहे हो। जैसे इन पैथोलॉजी की रिपोर्ट में बहुत होता है, पैथोलॉजिस्ट के स्टैंप पड़े होते हैं, पैथोलॉजिस्ट को पता ही नहीं होता है कि मेरे नाम पे वहां पे चल रहा है, किसी हॉस्पिटल से ले लिया गया स्टैंप, या उनका लेटर हेड प्री डिफाइंड होता है, जो डिजिटल साइंड वाला होता है वही यूज हो रहा है। अब क्लेम रिवोक कराने का प्रोसेस क्या है? अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया या पार्शियल पेमेंट हुआ है, क्या तरीका है? किसी को पता है? कोई बताएगा? एक सबको आप लोगों को पता होगा कि किसी पोर्टल में डाल दो तो हो जाएगा, तो वो नहीं है। इसके लिए भी आपको डीजीआरसी में जाना है। डीजीआरसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई भी आपको ग्रीवेंस है किसी भी क्लेम से संबंधित कि क्लेम में पार्शियल पेमेंट आया है या क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो इसके लिए आपको अपील करनी है डीजीआरसी में। यह आपके डिस्ट्रिक्ट में ही एक कमेटी बनी हुई है, इसके भी अध्यक्ष डीएम सर हैं। अपील आप सीएमओ दफ्तर में कर सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। लेटर हेड में अपने आप लिखेंगे एग्जैक्टली आपको ग्रीवेंस क्या है, आप साथ में एक एक्सेल शीट अटैच करेंगे, सॉफ्ट कॉपी आप मेल के थ्रू देंगे, हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट कराइए। उसमें बड़ा क्लियर कट आपका मेंशन हो आप वो केस के अगेंस्ट क्यों खुलवाना चाहते हैं। आपका हमने तो रीजन दे दिया रिजेक्शन का, पार्शियल पेमेंट का भी रीजन दे दिया, आप क्यों चाहते हैं कि वो केस आपका खोल दिया जाए या पूरा पेमेंट कर दिया जाए, या रिजेक्ट कर दिया गया है तो पूरा पेमेंट दे दिया जाए। वो जस्टिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा मेडिकल टर्म्स में, अगर वो मेडिकली रिजेक्ट हुआ है तो वो लेके आपको सीएमओ दफ्तर में जमा करना है। डीजीआरसी में अपील करनी है, ये वर्ड होना चाहिए, डीजीआरसी में अपील करना चाह रहे हैं। महीने भर में बैठक होगी, उसमें आपके केस पर डिसीजन होगा, हर केस पे एक डिसीजन दिया जाएगा कि केस नंबर 2 खोला, केस नंबर में उसमें हो सकता है आपने यूएसजी रिपोर्ट ना अपलोड की जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ हो, तो आपका ऑर्डर क्या होगा कि ओपन कर दिया जाए जिससे कि यूएसजी रिपोर्ट अपलोड कर दे। लेकिन ऑर्डर तभी करवाइएगा जब आपके पास यूएसजी हो, मॉर्फ करके बनाने वाला और ये सब करने वाला ना रखिए। अगर आपके पास है तो आपको करवाना है। तो जो हो सकता है हमने आपके 100 रिजेक्ट किए हो, लेकिन आप एक्सेप्ट करो कि 50 जेन्युइन रिजेक्ट हुए हैं, 50 के लिए आप इस तरह जा सकते हो। डीजीआरसी से जो डिसीजन आएगा वो डीएम सर की तरफ से हमारे पास आएगा, फिर वो हमारे यहाँ पे मेडिकल कमेटी उन सारे केसेस को फिर 1 to 1 फिर से देखती है, कमेटी बनती है, फिर देखती है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है वो केस रिवोक होगा या नहीं रिवोक होगा। इस पूरे प्रक्रिया में कहीं वो 10% वाला व्यक्ति है नहीं है, ठीक है? तो ये पूछिएगा जब भी वो आपसे कहे, कहीं नहीं है, क्योंकि 2 स्टेप पे है। हो सकता है आपने नीचे से करा लिया हो, लेकिन हो सकता है वो हमारे यहाँ रिजेक्ट हो जाए, फिर से रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम ही ने रिजेक्ट किया है तो हम बड़ा सोच समझ के फिर इसको रिवोक करेंगे, हमसे किसी के कह देने पे फिर से नहीं कर देंगे। अगर आपने जस्टिफिकेशन प्रॉपर दे दिया होगा, एक्सेप्टेड होगा, तभी रिवोक होगा। और अगर उस लेवल का है तो आपको उस 10% के लिए जाने की जरूरत नहीं है। डीजीआरसी में 6 महीने से पुराना केस एंटरटेन नहीं होगा, ये पता है सबको। तो आप लोगों की मजबूरी है, टीएमएस आपको देखना पड़ेगा। कोई टीएमएस में अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आप उसको चेक करते रहिए, टाइमली उसके लिए अप्लाई कर दिए डीजीआरसी में। 6 महीने के बाद वो डीजीआरसी में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब एक इंसेंटिव वाली भी चीज़ है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हो गई। अब एक इंसेंटिव है जो अच्छे हॉस्पिटल्स को दिया जा रहा है, वो होता है ग्रीन चैनल फैसिलिटी। अगर आपका हॉस्पिटल किसी भी तरीके से सस्पिशियस नहीं आता है, रिजेक्शन रेट कम है, हमारे कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं, अगर उसमें वो क्वालिफाई कर जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स बने हुए हैं, अगर उसमें वो क्वालिफाई कर जाता है, सिस्टम में है, तो वो हॉस्पिटल ग्रीन चैनल के लिए एलिजिबिलिटी रखता है। उसको फिर हमारे यहाँ से मेल जाता है कि आप HEM पोर्टल के थ्रू, फिर से वही पुराना वाला पोर्टल जिसके थ्रू आप स्पेशलिटी एनहांसमेंट और इम्पैनलमेंट करते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ पे आपको ग्रीन चैनल का टैब दिखेगा, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली एक अंडरटेकिंग होती है। हाँ, इसमें वही होगा, आपकी तरफ से एक मेल जाएगा, हमारी तरफ से एक मेल आएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं। मेल आपको मिलता है, उसमें प्रोसेस भी लिखा होगा कि अब आपको HEM पोर्टल में जाना है, इस टैब को ओपन करना है और वहाँ पे आपको वो अंडरटेकिंग देनी है।
वो क्लिक करके अंडरटेकिंग है कि इन केस अगर आपको हम एडवांस पेमेंट कर देना। ग्रीन चैनल बेसिकली है क्या, हम आपको एडवांस पेमेंट करेंगे 50%। अगर आपने 1 लाख रुपए का केस किया है, जैसे ही आप उसको क्लेम सबमिट करते हो तो जैसे ही वो ISA के पास आएगा, CX के पास, वैसे ही वो उसके काम एक्शन लेते ही वो आधा पेमेंट आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो, अगर आप एलिजिबल हो, आपको हमने दे दिया, ये अप्रूवल भी होगा, ये भी CO मैम के पास आएगा अप्रूवल के लिए, आप अप्लाई करोगे। बेसिकली हमने आपसे कहा कि आप अप्लाई करो मेल के थ्रू, फिर आप HM पोर्टल से अप्लाई करोगे, उसका अप्रूवल होगा मैम के थ्रू, फिर उसका जब अप्रूवल हो जाएगा तब अगला केस जो आप ब्लॉक करोगे, प्री ऑथ करोगे, उस पर प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें 50% पेमेंट आपके क्लेम ब्लॉक करने के बाद CX जैसे ही अप्रूव करेगा 50% पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अंडरटेकिंग हम किस लिए ले रहे हैं, जो हमने आपका 50% रोक रखा है उस पर, हो सकता है ये केस आपका पूरी तरीके से हम रिजेक्ट कर दें भविष्य में जब हम प्रोसेस करें, तो हमें इस अमाउंट को रिकवर भी कराना है। तो हम आपके फ्यूचर जो क्लेम्ड होंगे उनसे हम रिकवर कराएंगे। 1 लाख रुपए का अगर मान लीजिए आपने किया, हमने 50,000 रुपए आपको दे दिए और हमने पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो अब 1 लाख रुपए की वैल्यू को हम, 50,000 रुपए की वैल्यू को हम आपके फ्यूचर क्लेम से रिकवर करेंगे। हो सकता है आप 5 बार करें, हो सकता है 6 बार, जब तक वो अमाउंट हमारा मीट नहीं हो जाएगा तब तक हम फ्यूचर वाले क्लेम से आपको करते रहें। इस चीज़ की अंडरटेकिंग आपको देनी होती है। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको हमने इस ग्रीन चैनल में भी लाया है, ठीक है। तो ये लगभग 300 प्लस हॉस्पिटल्स हैं हमारे अभी नेशन स्टेट में जो ग्रीन चैनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे और उनको ग्रीन चैनल के थ्रू पेमेंट मिल रहा है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, बीच में ऐसा नहीं कि अनंत काल के लिए आप होगा ग्रीन चैनल। आज अच्छा काम करके ग्रीन चैनल में ले लीजिए, फिर उसके बाद चलता रहेगा। अगर बीच में ये, क्योंकि ये मैंने फिर बताया सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, अगर इसमें आपके केसेस फिर से सस्पिशियस में आने लगे, जैसे NHA की तरफ से एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे केसेस को उस पर एक लॉजिक के बेसिस पे उन पे एनालिसिस करता रहता है। अगर उस पर आपके वॉल्यूम में केसेस आ गए, 2-4 से ज़्यादा बढ़ गए, सस्पिशियस हो गए, तो वो आपका ग्रीन चैनल बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म भी हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो आपको ये मेंटेन करना है, ये नहीं कि ईमानदार आज बन गए और फिर जब पा लिया तो ख़त्म हो गए, तो ईमानदारी पूरी मेंटेन करनी है। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह के केसेस ना हो आपके, रेगुलर हम लोग ये केसेस एनालिसिस होते रहते हैं। और कोई भी हॉस्पिटल में, इसी से ख़त्म करूँ, कोई भी हॉस्पिटल ये मत सोचे कि देख नहीं रहा है कोई। ये जैसे बताया कि मैम ने बताया कि हम इस तरह के लड़कों पे भी इंक्वायरी कर रहे हैं, FIR होगी। अब जब इस पर FIR होगी तो ये भी 4 लोगों के नाम बताएगा कि मैं किस किस हॉस्पिटल में ये काम करता था। तो ये इस तरह की एक्टिविटी में मत इन्वॉल्व होइए। वो एक को पकड़ेंगे, वो पूरा चेन बताना शुरू कर देगा। तो इस तरह चीज़ों में मत रहिए और डीमोटिवेट करिए। जब इस तरह का लड़का आए तो आप स्वयं पहले व्यक्ति बनिए जो FIR दर्ज कराइए। इस तरह का कोई भी आए तुरंत भगाइए। हमने आपको ईमेल ID 2 दे रखी है, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो ईमेल ID पे लिखिए, आप कुछ भी लिखिए कि आपके पास ये लड़का आया था, मेरा पेंडिंग पेमेंट। जब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको रीज़न बताएंगे पेमेंट क्यों ड्यू है। हमने बताया जैसे कि आज बजट का कुछ इशू है, हमने बता दिया आपके सामने, तो उस मेल का यूज़ करिए, हमसे पूछिए, ना कि उससे जाके पूछिए, वो आपका कुछ नहीं करा पाएगा। ठीक है।